प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आज हम करें। लोग बात करने वाले हैं भूगोल के तीसरे लेसन के बारे में, जिसका नाम है जल संसाधन। जल अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन संसाधन है, जो हमारे धरती पर रहने वाले हर एक जीवित जीव के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। हमारे पृथ्वी पर जल अलग अलग स्रोतों से हासिल किया जा सकता है, इसीलिए इन भागों को जल के स्रोत कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग लगभग पूरी की पूरी पृथ्वी का 71% भाग जल का है, और 29% भाग पे ही सिर्फ और सिर्फ जमीन पाई जाती है। जल की उपस्थिति इतनी ज्यादा है, इसमें 71% सिर्फ पूरे के पूरे पृथ्वी का 71% भाग जल है, जो बहुत ही ज्यादा है। और इसके बहुत ही ज्यादा होने के कारण इसे दूर से देखने पर नीला भी दिखाई देता है, और इसी कारण से इसे जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पूरे के पूरी दुनिया में जो जल पाया जाता है, विश्व का कुल जल है, उसका बहुत ही बड़ा भाग लगभग महासागरों में देखने को मिलता है। ओशंस में पूरे दुनिया के जल का 96.5% जल देखने को मिलता है। ये जल का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसीलिए ये खारा होता है। पीने के पानी के लिए या फिर घरेलू इस्तेमालों के लिए महासागर के जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पीने लायक पानी या फिर जिसे मीठा जल या मृदु जल कहा जाता है, वो हमारे पृथ्वी पर सिर्फ 2.5% है। जो भी और भी बड़े अंशों में बटा हुआ है, जिसके अंदर पानी जो होता है वो नदियाँ, तालाब, झील झील और छोटे छोटे कुएं में पाया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बड़ी श्रृंखला है, जो 2.5% की ही श्रृंखला है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी श्रृंखला है। हम लोगों ने देखा होगा कई बार कितनी सारी नदियां देखने को मिली हैं, वो कितने सारे तालाब, समुद्र, ये सब किसके स्रोत होते हैं? ये सब स्वच्छ पानी के स्रोत होते हैं, एकदम साफ पीने लायक पानी का स्रोत होते हैं। अब पीने लायक पानी का भी 70% भाग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? हिम क्षेत्र या बर्फ के तौर पर। आपने देखा होगा हिमालय हो गए, कई सारे ऐसे बड़े पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर बर्फ पाई जाती है। तो वो बर्फ असल मायने में शुद्ध पानी का की बनी हुई रूप होती है, और इसीलिए हम लोग उसको आसानी से पी भी सकते हैं। उनका इस्तेमाल पीने लायक के तत्वों पर किया जा सकता है। इसीलिए तो पहाड़ से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, उन नदियों के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जा सकता है। अब फिर से एक बार देखते हैं कि पूरी पूरी पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग है जल है? 71%। और यह इस 71% का कितना प्रतिशत भाग समुद्र महासागर में पाया जाता है? 96%। और उस पीने लायक जल का कितना प्रतिशत भाग हम लोगों को देखने को मिलता है? तो 2.5%। इस 2.5% का कितना भाग हिम क्षेत्र पर पाया जाता है? तो 70%। हमारे भारत में जल विज्ञान के आधार पर नदियां जो है वो भारत का मुख्य संसाधन है, जिसकी वजह से वो लोग जल हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे भारत में नदियों को दो आधारों में बांटा गया है। पहला हिमालय की नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय की नदियां क्या होती हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, हिमालय की नदियां। जाहिर सी बात है, इसका उद्गम स्थल कहाँ होगा? इसके निकलने का स्थान कहाँ होगा? हिमालय में। हिमालय की नदियों का उद्गम हिम क्षेत्र या हिमानियों से होता है। हिम क्षेत्र या हिमानी कहने का मतलब है, हिमानी मतलब हिम, बर्फ से घिरे हुए पहाड़, और हिम क्षेत्र मतलब पूरा का पूरा इलाका जहाँ पे बर्फ फैली हुई है। हिमालय का उद्गम, हिमालय से निकलने वाली नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो जिन जिन इलाकों में बर्फ जमी होती है वहां से निकलती है। इसलिए हिमालय की अधिकांश नदियां बारह मासी बारह मासी होती है, यानी कहने का मतलब इसमें सालों भर नदी का पानी देखने को मिलता है। जैसे हमारी खुद की गंगा नदी हो गई, गंगा नदी का पानी हमें सालों भर देखने को मिलते रहता है। यह नदी क्या है? यह एक सदा निरा नदी है, सालों भर इसमें पानी रहता है। गर्मी के मौसम में भी इसमें पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है और पानी की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। बरसात के मौसम में नदियों का जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे बरसात होती है वैसे वैसे ये नदियां और भी ज्यादा बढ़ते जाती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन सभी नदियों में पूरे के पूरे जल का 60% पानी बह रहा होता है। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य तौर से किसी पहाड़ से पैदा
नहीं होती। ये छोटी छोटी पहाड़ियों से जन्म लेती हैं और इसीलिए इनका उद्गम स्थल पठारी क्षेत्र माना गया है। ये नदियां पूरी तरीके से मानसून की वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन नदियों को मौसमी नदी कहा जाता है। मौसम के आधार पर इनमें नदियां होती है, मौसमी नदी कहा जाता है। सिंचाई और जल विद्युत के उत्पादन के लिए इन नदियों के जल को संग्रह करने की आवश्यकता होती है। ये नदियां सालों भर नहीं रह सकती हैं, कुछ ही समय के लिए बहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। और इसीलिए इसमें हम लोग बांध बनाते हैं। आपने देखा होगा दक्षिण भारत की ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, ताकि वहां पर क्या देखा जा सके, ताकि वहां पर इसके उपयोग पैटर्न को देखा जा सके और उपयोग के तरीकों को संभाल कर रखा जा सके। भारत में जल विज्ञान के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में जल विज्ञान के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियां, दूसरा है प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय की नदियां सालों भर बहती हैं, प्रायद्वीप की नदियां सिर्फ मानसून में ही बहती हैं। हिमालय की नदियों का उद्गम स्थल हिमानिया और हिम क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र और इसका पठारी क्षेत्र है। अब आप यहाँ पे भारत की कुछ प्रमुख नदियों को देखेंगे और उनके प्रवाह के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक प्रवाह 629 वर्ग फीट है। ये इतने क्यूबिक पानी को हर साल लेकर जा रही होती है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 24 यूनिट का उपयोग हो पाता है। और इसमें से बाकी भूमिगत जल को, ये कितने प्रतिशत भूमिगत जल को मतलब पानी को रिस्टोर करती है? तो 27% जल को रिस्टोर करती है। ये बहुत ही आसान डेटा है, जिसके अंदर आप सारी की सारी नदियों के वार्षिक प्रवाह के उपयोग और भूमिगत जल की अपूरण क्षमता और उपयोग को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये नदी साल भर में कितनी पानी को लेके जा रही है, वो उसका वार्षिक प्रवाह हो गया। उस पानी में से कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है, ये उसका उपयोग क्षमता हो गया। अपूरणीय कहने का मतलब ये भूमिगत जल को कितना प्रतिशत भागों के तौर पर रिस्टोर करती है। जैसे जमीन से जो पानी निकाला गया है, उस पानी को दोबारा जमीन में कितने प्रतिशत पानी को पहुंचाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ। और उस पानी से कितना प्रतिशत भाग यूज में लाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी साल में 629 क्यूबिक लीटर पानी लेके चलती है, जिनमें से 24 क्यूबिक का ही उपयोग हो पाता है और 27 क्यूबिक लीटर पानी को वो जमीन के अंतर्गत भूमि के अंदर वापस पहुंचा देती है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 24% का इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग नदियों का प्रवाह चित्र दिया है और हर एक का वार्षिक प्रवाह, हर एक का वार्षिक फैलाव दिया हुआ है, जिसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं। जैसे गंगा नदी का 525 है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जल प्रवाहित क्षेत्र है। दूसरे के बाद आती है गोदावरी नदी, फिर सिंधु, फिर कृष्णा महानदी, उसके बाद नर्मदा, कावेरी और ताप्ती, और ऐसे कर कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं, जिनका वार्षिक प्रवाह उनके क्षेत्रों के आधार पर निर्भर होते जाता है और बदलाव के तौर पर आते जाता है। अब अगला टॉपिक है जल संसाधन का उपयोग। तो पहली बात तो जल बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाया जा सकता है। ये एक डायरेक्शन में नहीं है, कई सारे कामों में लाया जा सकता है। इनमें से सबसे पहला उपजाऊ का साधन हम लोग कह सकते हैं कि सिंचाई के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। उपयोग के आधार पर यदि देखा जाए तो जल का लगभग 85% भाग सिंचाई के काम में आता है। भारत में अलग अलग काम है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि सिंचाई के लिए, बिजली जनरेट करने के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, ये बिजली पैदा करने के लिए, फैक्ट्रियों में खेती कार्य करने के लिए, नहाने के लिए, जहाज परिवहन करने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए, जीव जंतुओं का पालन करने के लिए, बड़े बड़े जहाज चलाने के लिए और कई सारे कामों के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम में इन सभी इस्तेमालों को आसानी से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने पर पता चलता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ मानसून तो नियमित रहता नहीं है और ये यहाँ पे तो पहली बात कि कभी आता है, कभी टाइम पे आता है, कभी नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर खेती के लिए जल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा होता है और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जब जैसे जैसे खेती बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे इसके उपयोग क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बदलाव होते जा रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जल का रूप अरबिक घन मीटर में कैसे बदल रहा है। सिंचाई के लिए 1990 में 460 घन मीटर ही जल इस्तेमाल में किया जाता था। अब 2000 में ये बढ़कर 536 हो गया, 653, 770 और आने वाले समय में तो 800 वर्ग अरब घन मीटर का इस्तेमाल सिंचाई में होने वाला है।
घरेलू इस्तेमाल के लिए सिर्फ 25 अरब घन मीटर लगते थे। लेकिन अब देख लीजिए, अब इसका मात्रा बढ़ते जा रही है और ये लगभग लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो जाने वाली है। बिजली पैदा करने के लिए पहले बिजली पैदा करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता था, और अब ये बढ़ते 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 लगभग 8 गुनी हो जाएगी। 2050 तक आते आते जल का जल का 8 गुना उपयोग होने लगेगा। किस काम के लिए? तो बिजली पैदा करने के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, उद्योग व्यवसाय के लिए, यानी कि फैक्ट्रियां लगाने के लिए। ये पहले बहुत ही कम फैक्ट्रियों में बहुत ही कम जलों का इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे जैसे नई नई फैक्ट्रियां खुलते जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है फैक्ट्रियों में, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के उपयोग की वजह से आस पड़ोस का इलाका पूरी की पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो रही है, और तो हम लोग वो पानी आसानी से देख सकते हैं उद्योग के क्षेत्र में किस प्रकार मिल रहा है। यही बात दिखाई जा रही है। इसके अलावा और भी अन्य उपयोग है, जैसे परिवहन, जहाज चलाना, मछली पालन इत्यादि के लिए। तो इस इनकी मात्रा में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये बढ़ोतरी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। 1990 में हम लोग पर साल हर एक साल कितना जल का इस्तेमाल किया करते थे? तो 549 क्यूबिक का। 2000 में ये बढ़कर 110 यूनिट बढ़ गया। 2010 में ये 200 यूनिट बढ़ गया, फिर 200 यूनिट, फिर 100 यूनिट। ये क्या दिखा रहा है? ये बहुत ही ज्यादा वृद्धि को दिखा रहा है कि जल के उपयोग में किस प्रकार बहुत ही ज्यादा वृद्धि और बदलाव आ रहे हैं। अलग अलग कामों में जल का अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मुख्य है सिंचाई, घरेलू इस्तेमाल, ऊर्जा पैदा करना, उद्योग लगाना और परिवहन, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्ट जैसे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कहने का मतलब है, सिंपल तरीके से समझिए कि जब पानी का उपयोग करना है और उपयोग को सही तरीके से करना है, तो हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसको नियंत्रित करना होगा। इसीलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं। इसमें नदी पर बहुत सारे काम, बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे टारगेट को ध्यान में रख के नदियों पे कुछ प्लान बनाए जाते हैं। ये वही प्लान होते हैं जो हमारे नदी से संबंधित काफी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हल कर देते हैं। इनमें बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है, मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है, सिंचाई को बढ़ाया जा सकता है, पानी का इस्तेमाल उद्योग धंधे के लिए, पीने के लिए, गांव और नगरीय इलाकों में, शहरी इलाकों में बिजली के उत्पादन के लिए, अंतर्जलीय स्थानों के लिए, मतलब कहने का मतलब है जल से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नावें चलाने के लिए किया जाता था, और भी कई सारी सुविधाओं के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंतर्गत कई सारे जीव जंतुओं का भी आसानी से हम लोग संरक्षण देखने को मिल सकता है, मछली पालन देखने को मिलता है। भारत में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बांधों को कहा था कि ये भारत के मंदिर हैं। कहने का मतलब है यह वही प्रोग्राम है जो भारत की खेती, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सबको सुधारेगा। क्योंकि इसका काम तो क्योंकि किसी भी नदी घाटी परियोजना का सिर्फ एक काम तो नहीं होता ना, कई काम होते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी का कटाव रोकना, सिंचाई। तो इतने सारे कामों को करने की वजह से यह कुछ ज्यादा ही बेहतर परियोजना साबित हो रही होती है। और इसीलिए इस परियोजना के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, तो इस परियोजना को हम लोग भारत की सबसे बेहतर परियोजना कहते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी। आज़ादी मिलने के बाद से भारत में कई सारी नदियों के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। उनमें से सबसे पहला है दामोदर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की सबसे पहली परियोजना है जिसके अंतर्गत हम लोग दामोदर नदी के ऊपर बांध बनाया गया था। ये भारत की सबसे पहली परियोजना है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों को प्रभावित कर रही होती है। इस नदी पर छोटे छोटे कई सारे बांध बनाए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना है और साथ ही साथ खेती के लिए सिंचाई का युक्त पानी का प्रदान करना है, और मछली पालन में भी मदद करना है, विद्युत उत्पादन में भी मदद करना है। इन सभी कारणों में मदद करने का मुख्य अवयव इनका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का है। स्पेशली जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। अब अगली नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है।
ये हिमाचल प्रदेश में किस नदी पे बनाया गया? सतलज नदी पे बनाया गया। 1948 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके पीछे जो बांध बनाया गया है, उस बांध को के पानी को जो होल्ड करता है, जो बांध होता है, ये बांध है, बांध के पीछे जो पानी जमा हुआ है, उस पानी को की झील को गोविंद सागर झील कहा जाता है। लोग कहते हैं गोविंद सागर झील किस नदी से संबंधित है? सतलज नदी से संबंधित है। यह किस बांध का हिस्सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध का हिस्सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। इसकी वजह से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे इलाके इसके वजह से प्रभावित हो रहे हैं। अब अगली परियोजना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के महानदी पे बनाई गई है। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, ये ऊंचाई की बात की गई। भाखड़ा नांगल दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है इस रेशियो के आधार पर। भाखड़ा नांगल दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है इस रेशियो के आधार पर, जबकि हीराकुंड परियोजना इस रेशियो के आधार पर दुनिया की सबसे लंबे बांध के तौर पर मानी जाती है। उसके बाद बारी आती है कोसी परियोजना की। ये बिहार की परियोजना है। ये बिहार और नेपाल की जुड़ी हुई परियोजना है। कोसी नदी में जब बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती है और इसी बाढ़ से बचने के लिए नेपाल के हनुमान नगर में एक बांध बनवाया गया है। वो उस बांध का मुख्य काम बाढ़ से बचाना और बिजली का उत्पादन करना। ये बिहार और नेपाल की जुड़ी हुई संयुक्त परियोजना है जो किस इलाकों को प्रभावित करती है? तो ये दोनों इलाकों को प्रभावित करती है। उसके बाद बारी आती है तुंगभद्रा नदी की परियोजना। दक्षिण भारत की यानी कि निचला इलाका, जो भारत का सबसे निचला इलाका होता है, जो वी जैसा दिखता है, भी जैसा, उस इलाके में की सबसे बड़ी परियोजना है। जिसके अंतर्गत कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया है और इस नदी घाटी परियोजना से बिजली का उत्पादन, सिंचाई का जल सागर बांध बनाया गया है और कई सारे छोटे छोटे काम किए गए। इसके इसके वजह से कौन कौन से इलाके प्रभावित होते हैं? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये इसी तुंगभद्रा रिवर प्रोजेक्ट का डायग्राम है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, पूरा का पूरा डायग्राम तुंगभद्रा रिवर प्रोजेक्ट का। अगली परियोजना आती है जिसका नाम आता है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी, आप जितनी भी परियोजना देखोगे सबके लगभग नाम में ही आपको मुख्य तौर से नदियों का नाम मिल जाएगा। जैसे कोसी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, चंबल परियोजना, दामोदर नदी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब क्या होता है? जो दो राज्यों या आपस में जुड़कर परियोजना को स्टार्ट किए हो। ये एक प्लान है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाना था और गांधी सागर बांध बनाया था और जवाहर सागर बांध बनाना था। तीन तीन बांध बनाने थे। ये तीनों बांध बना दिए गए और अब चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों की बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा बन चुकी है। इसके वजह से आस पड़ोस के इलाकों में पानी या सिंचाई की कोई भी कमी नहीं हो रही होती और पूरा का पूरा इलाका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहा होता है। तो जब भी आप एक नदी घाटी परियोजना बनाते हो तो उसके 4 कार्य होते हैं। सबसे पहला बिजली उत्पादन करना, दूसरा पानी की सिंचाई को मेंटेन करना, तीसरा जलीय जानवरों को रहने की जगह देना और चौथा अपनी जरूरतमंद चीजों के हिसाब से इनका इस्तेमाल करना शुरू करना। बस यही 4 टॉपिक होते हैं, किसी भी नदी घाटी परियोजना के लिए बेहतर दिखाई देते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट परियोजनाएं जैसे नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर बनाई गई परियोजना है। जैसा नाम से ही लग रहा है नागार्जुन, तो ये दक्षिण भारत की एक परियोजना है जिसको हम लोग कृष्णा नदी पर देख सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। उसके बाद आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हाँ, इसका मुख्य काम, ये परियोजना मुख्य तौर से एक नहर के लिए बनाई गई थी। ये राजस्थान की बहुत ही ज्यादा बदलाव लाने वाली परियोजना है। इसके अंतर्गत सूखी भूमि के, राजस्थान की जितनी भी सूखी भूमि थी उसको खेती लायक बनाने के लिए दो नदियों को जोड़कर आपस में बहुत ही बड़ा जल का संयोज बनाया गया और उसके हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी नहर का भी निर्माण किया गया। यहाँ पे देख सकते हो आप रावी और व्यास नदियां जो सतलज में गिराई गई थी और एक बहुत ही विशाल नहर का निर्माण कराया गया था। ये जमीन के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी नहर है। उसके बाद बारी आती है नर्मदा घाटी परियोजना की। यह नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान रख रही होती है। उसके बाद बारी आती है सोन परियोजना की। ये सोन नदी पर कार्यान्वित है जो भारत और मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रही होती है।
तो ये एक भारत की कुछ इम्पोर्टेंट 10 नदी घाटी परियोजनाएं थी, जिनमें से आपको बिहार की कितनी परियोजनाएं देखने को मिली? तो सोन परियोजना देखने को मिली, कोसी परियोजना देखने को मिली और दामोदर परियोजनाएं देखने को मिली। आप इन सभी टॉपिक पे ध्यान में रख के इन सभी को देख लीजिएगा। अब आप इस मैप में देख के भारत की सभी इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाओं को देख सकते हैं। जैसे भारत में यहाँ पर पंजाब के पास ब्यास नदी घाटी परियोजना, उससे थोड़ा सा नीचे भाखड़ा नांगल परियोजना, उससे थोड़ा सा नीचे पश्चिमी यमुना परियोजना, ऐसे करके सभी संख्याओं के दौरान दिखा दिए गए हैं। भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको आपको एक ही डायग्राम में कलेक्ट करके दिखा दिया गया है। आप उन सभी नदी घाटी परियोजनाओं के नाम यहाँ से देख सकते हैं और ये सारी की सारी नदी घाटी परियोजनाएं भारत के एक ही डायग्राम में दिखा दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला टॉपिक है जल संकट। भारत, पहली बात तो ये ध्यान लीजिए कि जब भी जल की जितनी जरूरत होती है, पानी की जितनी जरूरत होती है और जब उतनी जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसे ही जल संकट कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर पानी के पीने की समस्या एक बहुत ही जटिल समस्या बने हुए है। स्वीडन के एक बहुत ही बेहतरीन वाटर साइंटिस्ट ने कहा था, जल वैज्ञानिक ने कहा था, उन्होंने कहा था कि उनके अनुसार एक एक इंसान एक दिन में 1000 मीटर जल का इस्तेमाल कर लेता है और इससे कम अगर जल उसे मिलता है तो यह जल की उपलब्धता का संकट दिखा रहा होता है। धीरे धीरे आस पड़ोस के इलाकों में कई बार जल के अधिक उपयोग के वजह से जल संकट आ जाता है या फिर बेतरतीब उपयोग की वजह से जल संकट आ जाता है। वर्तमान समय में जल संकट के मुख्य कारण जनसंख्या, उनकी मांग और जल का असमान वितरण है। तो पहली बात तो जनसंख्या, हाँ, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग बढ़ती जाती है और ये अगला बात है कि जल का असमान वितरण है। जल हर जगह समान मात्रा में नहीं पाया जाता है। अभी महाराष्ट्र और दिल्ली के इलाकों में जल की बहुत ही ज्यादा कमी है, जबकि बिहार के इलाके में जल में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जल का संकट कुछ राज्यों में आ चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता तो हमें पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो कि इन्हें ये आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहली बात तो ये है कि जल बहुत ही कम है, इसका वितरण भी हम लोग आसानी से नहीं देख पाते, बहुत ही असमान तौर पर है। उसके बाद जो जितना भी जल है उसमें भी प्रदूषण बहुत ही ज्यादा हो चुका है। हमारे खेती के दौरान जो हम लोग खेती में डालने के लिए अलग अलग किस्म के खाद, कीड़े मारने के लिए कीटनाशक लेके आते हैं, या फिर फैक्ट्रियों में से पानी का इस्तेमाल करके उन्हें नालियों में छोड़ देते हैं, या फिर घरेलू कचरे जो पानी में मिल जाते हैं, ये जल के गुण को पूरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आस पड़ोस का पानी पीने लायक नहीं हो पाता है। पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों में जल का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसके वजह से क्या हो गया है, इसकी वजह से जो जल है वो अब थोड़ा सा जल में थोड़ी सी आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। आर्सेनिक एक बहुत ही तेज जो है जहरीला एलिमेंट है, तत्व है, जो पानी में जहर की तरह घुल जाता है। महाराष्ट्र और राजस्थान के इलाकों में फ्लोराइड के कारण यहाँ पे लोगों के पानी के पीने की समस्या में काफी ज्यादा बदलाव आते जा रहे हैं और लोग पीते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की आवश्यकता और जल की मात्रा में पूर्ति करने के लिए हमें बेहतर संरक्षण के उपायों की जरूरत होती है। तो लोग पूछते हैं जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जल सीमित है, इसका वितरण असमान है, उसके बाद जितना जल है वो भी प्रदूषित है, खेती में जितने भी हम लोग कीटनाशक वगैरह डालते हैं उसके वजह से जल प्रभावित हो जाता है, और लोगों की जरूरतों को बनाए रखने के लिए और जल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जल को संरक्षित करना होगा और इसके लिए प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं लगानी पड़ेगी। जल संरक्षण के कुछ उपाय देखिए, जल संरक्षण के कुछ उपाय इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। जल संरक्षण के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करने होंगे, वाटर बॉडी, जल या झीलों को बनाना पड़ता है ताकि हम लोग जल को और ज्यादा संग्रहित कर सकें। एक नदी के बेसिन का जल दूसरा में ले जाना, कहने का मतलब जो नदी में हमेशा पानी रह रहा है और उसकी वजह से और इसी के बगल में या फिर थोड़ी दूर पर एक दूसरी नदी है जिसमें पानी नहीं है, कम है, तो इसमें हम लोग कोई नहर बनाकर, जैसे हम लोगों ने रावी नदी और चेनाब के ब्यास नदी के बीच में नहर बनाकर दोनों नदियों को जोड़ा है, वैसे ही इसमें भी नहर बनाकर पानी का स्थानांतरण करना। और उसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया कारण होगा जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमिगत जल को उठाने के उपाय कर सकते हैं। भूमिगत मतलब जमीन के अंदर जो जल पाया जाता है, जो हम लोग चापाकल से जल निकालते हैं,
वो जमीन के अंदर का जल है उसको ऊपर लाने के उपायों को हम लोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आसानी से घर एक व्यक्ति के घर के उपयोग को बढ़ा सकते हैं। इनके द्वारा तो हम लोग बस कुछ लोगों के उपयोग को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि कर दी तो इनकी वजह से पूरा का पूरा इलाका बहुत ही ज्यादा जल की मात्रा से प्रभावित हो जाता है। वर्षा जल संग्रहण और उसका पुनःचक्रण। वर्षा जल जल संग्रहण ये भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। बरसात के पानी को इकट्ठा कर देना, और इसमें क्या होता है कि बरसात के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए कुएं गड्ढे जैसे चीजें बनाई जाती है। इसमें ना सिर्फ और सिर्फ जल इकट्ठा किया जाता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां भी पैदा की जाती है जिसकी वजह से जल आसानी से फिल्टर होकर जमीन में चला जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं छत में पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा करके उसे पाइप के माध्यम से गड्ढे में डाला जाता है। उस गड्ढे के नीचे सोखता प्रणाली बनाई गई होती है जिसके अंतर्गत वो फिल्टर होके बालू कंकड़ पत्थर मिलाए रखे होते हैं, जिनमें से वो फिल्टर हो के जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से भूमिगत जलाशय में कृत्रिम पुनर्चक्रण की तकनीक अपनाकर हम लोग जल को इकट्ठा कर लेते हैं, और इसके वजह से हम लोग की घरेलू आवश्यकताएं भी पूर्ति हो जाती हैं। अगर हमें जमीन में जल को नहीं पहुंचाना है तो हम लोग यहीं पर टंकी बनाकर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहीं से मोटर वगैरह प्रणाली के जरिए इसका इस्तेमाल घरेलू कार्यों के लिए जैसे सिंचाई वगैरह के लिए तो कर ही सकते हैं। तो वर्षा जल का संग्रहण और उसका पुनर्चक्रण भी हमारे जल संरक्षण का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा देखने को माने जा सकते हैं। अब हम लोग वर्षा जल का संग्रहण क्यों क्यों कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात है जल की मांग को पूरा करने के लिए वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं। धरातल पर जाते हुए जल की मात्रा जैसे सर मिट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा, जैसे जमीन पर बहुत ज्यादा जल बह रहा है, बरसात हो गई तो बहुत ज्यादा पानी बह रहा है। इस पानी को कंट्रोल करने के लिए, इस पानी के बहाव को रोकने के लिए और मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इस पे जल की मात्रा को कंट्रोल करके वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। सड़कों पर जल जमाव आ रहे हैं, सड़कों पर तो बहुत पानी लग जाता है बरसात आते ही। उस जल जमाव से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, मिट्टी में जल की मात्रा में जो कमी आ गई है, इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हम लोग वर्षा जल संग्रहण करते हैं। भूमिगत जल प्रदूषण को घटाने के लिए करते हैं, भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं। गर्मी के ऋतु में और लंबी अवधियों में जो घर में जो जलों की घरेलू आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए करते हैं। तो जल संग्रहण से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जल की बढ़ती हुई मांग के पूरा करने के लिए, धरातल पर बहते हुए जल को कम करने के लिए, सड़कों पर जल जमाव से बचाने के लिए, भूमिगत जल को इकट्ठा करके उसकी जल स्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए, और भूमिगत जल का प्रदूषण को घटाने के लिए, साथ ही साथ भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में घरेलू चीजों के इस्तेमाल के लिए भी हम लोग इसका योगदान दे रहे होते हैं। अब बरसात के समय जो पानी हुआ उसको स्टोर कर लीजिए, स्टोर करके जब पानी की जरूरत पड़ रही है उस वक्त इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। जल का प्रबंधन करना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से बात पे ध्यान रखना होगा, तो जल के प्रबंधन के लिए हमें नीचे दी गई बातों पे ध्यान रखना होगा। चलिए, इसमें सबसे पहला होता है कि लोगों के बीच में जागरण पैदा करना, यानी कि लोगों के बीच में दिमाग में ये बात डालना कि जल को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जल के संरक्षण के लिए कुशल प्रबंध संबंधी जितने भी क्रियाकलाप है उसमें जो भी लोग शामिल होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना। भूमिगत जल में इकाइयों को ध्यान में रखना, निगरानी करना, उन्हें सूखने से बचाना, ये सब टॉपिकों पे चर्चा की जा सकती है। उसके बाद सभी जल निकासियों की इकाइयों जैसे कुएं हो गए, नलकूप हो गए इत्यादियों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना, उनका अलग से रिजर्वेशन करना। जितने भी जलाशय हो गए उनको प्रदूषण से बचाना, और एक बार प्रदूषित होने के बाद जलाशयों को लगातार उपयोगी, अगर एक बार वो प्रदूषित हो जाए ना तो फिर कई लंबे समय तक वो उपयोग में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए इनको प्रदूषण से बचाना। और जल की बर्बादी और जल प्रदूषण को रोकना, पाइपलाइन जैसे कहीं फट गई तो उसको तुरंत मदद करना, ये हमारे द्वारा लिए जा सकने वाले कदम है जिनको हम लोग एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट के तौर पर ले सकते हैं और सामने लाकर पूरी की पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हम लोगों को इन बातों पर ध्यान रखते हुए पानी को बचाने की जितनी जितनी कोशिश हो सके करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जनता को जागरण दे सकते हैं, मतलब लोगों को इस बात में प्रेरित कर सकते हैं कि पानी बचाइए। जैसा कि बचपन से सिखाया गया है कि जब भी कोई काम ना हो तो टैप बंद कर देना चाहिए, नल को बंद कर देना चाहिए,
पानी की बूंदों को वेस्ट होने से बचाना चाहिए इत्यादि जैसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि हमारे जल का संरक्षण बहुत ही बेहतर तरीके से देखने को मिलने लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे छोटी छोटी जो कुएं नलकूप इत्यादि है इन सभी को बेहतर तरीके से फिक्स करा दिया जाए कि हाँ ये इसी इलाके के हैं, ताकि इन पर नज़र रखी जा सके, उनके बेहतर उपचार व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। ओके, तो चलिए ये चैप्टर समाप्त होता है।